दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। दरअसल मुझे ये पता चला है कि आप में से जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भी बेल आइकन को नहीं दबा रखा है, जिसकी वजह से हमारी कहानियां आप लोगों तक चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो एक बार जाकर ये चेक कर लें कि उन्होंने सब्सक्राइब बटन के आगे वाले बटन को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। जिन भी लोगों ने नहीं कर रखा है वो कृपया करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई कहानी अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के पास में मौजूद एक छोटे से कस्बे, जिस कस्बे का नाम नीम का थाना है, की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम कोमल है। तो चलिए अब ये कहानी कोमल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव नीम का थाना गांव की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आई हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मैं भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन या फिर किसी भी भटकती हुई आत्मा की जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही एक डॉक्टर बनना था। और ये बात आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो कि साइंस या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट वाले जो भी लोग होते हैं, उनको इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वो लोग सिर्फ अपनी साइंस के आधार पर ही चलते हैं। इसीलिए शुरू से मेरे मन में भी यही सब बातें थी कि ये सब भूत प्रेत की बातें बनावटी होती हैं और ऐसा असल में कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा ये भ्रम उस वक्त टूटा जब मेरे साथ सच में एक ऐसी घटना हुई, जिस घटना के होने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि मैं बचपन से जो बात सोचती आ रही थी वो बिल्कुल गलत है और वास्तव में ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखती हैं। अब आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक ऐसी लड़की जो बचपन से भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी और साइंस के आधार पर चलती थी, आज वही लड़की आप लोगों से ये बात कह रही है कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं और अगर एक बार अपन उनकी दुनिया में या फिर उनका जो एक पर्सनल स्पेस होता है उसमें दखल दे जाए तो फिर हमारे साथ आगे चलकर जो कुछ भी होने वाला होता है उसके बारे में अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस कहानी में आप लोगों को पता चलने वाला है। इसीलिए आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको भी इस बात का एहसास हो कि जीवन में कभी कभार जिन चीजों को अपन नजरअंदाज करते हुए चलते हैं, वही सब चीजें आगे जाकर अपने लिए किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकती हैं। दरअसल ये कहानी आज से लगभग 8 साल पहले की है। आज से 8 साल पहले जब मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो 12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही मेरे मन में मेरा जो डॉक्टर बनने वाला सपना था उसको साकार करने की पूरी इच्छा थी। इसी वजह से मैं अपने घर से थोड़ा पास में ही एक शहर पड़ता है, वहां पर अपनी नीट की तैयारी करने के लिए चली जाती हूँ। और शायद उस शहर के बारे में राजस्थान से अगर कोई कहानी सुन रहा है तो वो अच्छी तरीके से जानता होगा, क्योंकि उस शहर का नाम सीकर है, जो कि राजस्थान के कोटा की तरह ही नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। जब मैं पहली बार सीकर गई थी तो उस वक्त मेरे मन में यह ख्वाब था कि मैं कैसे भी करके बस डॉक्टर बन के यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपन जो सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है, बल्कि हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। क्योंकि जब मैं सीकर गई तो उसके कुछ ही दिनों बाद वहां के माहौल को देखकर और वहां के पढ़ाई के स्तर को देखकर मुझे थोड़े ही दिनों में ये बात समझ में आ गई थी कि मुझसे ये डॉक्टर बनने वाला सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं वहां पर सिर्फ अपना एक अटेम्प्ट देकर ही वापस घर पर लौट आती हूँ। लेकिन डॉक्टर ना सही
पर मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसके चलते मैं अपने उस डॉक्टर बनने वाले सपने को थोड़ा बहुत महसूस कर सकूं, यानी कि मैं किसी अस्पताल में काम कर सकूं। अब ऐसा भी नहीं था कि मुझे किसी अस्पताल में जाकर सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना था, बल्कि मैं वहां पर एक डॉक्टर की तरह काम करना चाहती थी। इसी वजह से मुझे मेरी बड़ी बहन ने यह सुझाव दिया कि नर्सिंग कर लूं, ताकि नर्सिंग कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मुझे किसी अच्छे खासे अस्पताल में एक नर्स के रूप में जॉब मिल जाएगी। अब जैसे ही मुझे यह सजेशन मिला तो मैं उनके इस सजेशन को तुरंत ही अपना लेती हूँ और फिर एक नर्सिंग कॉलेज में नर्स की जॉब करने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन अब जिस अस्पताल में मैं नर्स की जॉब करने लगी थी, उस अस्पताल के बारे में मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा पता नहीं था। वहां पर मुझे मेरे एक रिलेटिव के द्वारा ही भेजा गया था ताकि मैं वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि जो मेरी नर्सिंग कॉलेज थी वो भी उस अस्पताल के थोड़ा पास में ही थी। इसी वजह से अपनी क्लासेस पूरी होने के बाद मैं उस अस्पताल में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आ जाया करती थी। अब मुझे उस अस्पताल में काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब शुरू में अपन किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो शुरुआत में तो अपने को उस जगह की असलियत के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे अपन वहां पर थोड़ा बहुत समय गुजारते हैं तो धीरे धीरे उस जगह की चीजों के बारे में अपने को पता चलने लग जाता है। इसीलिए जब मुझे वहां पर काम करते हुए 1 महीना हो गया था तो फिर मुझे उस अस्पताल के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसको सुनकर एक पल के लिए तो मुझे उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहानी में आप लोगों को पहले बताया कि मैं इन सब भूत प्रेत और बाकी की चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ, या फिर यूं कहूं कि नहीं करती थी, लेकिन जब से वो घटना मेरे साथ हुई है तब से तो मैं इन सब चीजों को काफी ज्यादा मानने लगी हूँ। दरअसल जब मुझे वहां पर काम करते हुए 1 महीना गुजर गया था तो उस 1 महीने के दौरान उस अस्पताल में जो बाकी की मेरी तरह की ही नर्स की जॉब करने वाली लड़कियां थीं और जो 1-2 वार्ड बॉय थे, उनसे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। और उसी दोस्ती के चलते जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनमें से एक लड़की ने मुझे बताया कि ये अस्पताल भूतिया हैं और इसमें रात के वक्त आत्माएं भटकती हैं। रात के वक्त नाइट ड्यूटी में जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है उसने कई बार यहाँ पर भटकती हुई आत्माओं को देखा है। जब शुरू में उस लड़की ने मुझे ये बात कही तो उसकी वो बात सुनकर मैं हंसने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं या फिर मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हैं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कही हुई उन बातों को हल्के में लेकर और उन बातों का मजाक उड़ाकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, क्योंकि शायद उस वक्त उस लड़की के अलावा भी वहां पर कोई तीसरा ऐसा मौजूद था जो मुझे उन सब बातों का मजाक उड़ाते हुए देख रहा था और मेरी हंसी की आवाज को सुन रहा था, जिसके चलते आगे जाकर मेरे साथ जब वो सब कुछ हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा उस दिन उस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर हंसना आज मेरे लिए कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब आप लोगों से मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये अभी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। दरअसल जब उस लड़की ने मुझसे ये सब बातें कही तो मैं उसकी कही हुई उन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ और उस दिन वापस से अपने कमरे पर लौट आती हूँ। लेकिन जिस दिन उस लड़की ने पहली बार मुझे उस अस्पताल के बारे में ये सब बातें बताई थी और मैंने उन बातों का मजाक उड़ाया था, उसी दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो रहने के लिए कमरा ले रखा था वो उस अस्पताल के बगल में ही मौजूद एक बिल्डिंग के अंदर था और मेरे कमरे की खिड़की से उस अस्पताल की जो छत थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देती थी। उस वक्त मेरे उस कमरे की खिड़की के बीच और उस अस्पताल की छत के बीच मुश्किल से आधे किलोमीटर से भी कम दूरी का ही डिस्टेंस था। इसीलिए जब मैं रात के वक्त अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर कुछ पढ़ती रहती थी या फिर अपना कोई काम करती रहती थी तो कभी कभार मेरी नजर उस खिड़की से उस अस्पताल की तरफ पड़ जाया करती थी। जब मैं वहां से उस अस्पताल की तरफ देखती थी तो उस अस्पताल की छत के साथ साथ मुझे उसके अंदर का जो ग्राउंड था वो भी पूरी तरीके से दिखाई देता था। लेकिन क्योंकि रात का वक्त रहता था तो अंधेरे में इतना सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता था और वैसे भी वो अस्पताल पिछले काफी दिनों से बंद रहने के बाद फिर से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर आप लोग मेरे मुंह से ये बात सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर वो अस्पताल इतने दिनों से बंद क्यों पड़ा हुआ था और अगर बंद हो गया था तो फिर उसको दोबारा से शुरू क्यों किया गया था। तो इन सब चीजों के बारे में तो शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था। बस उस 1 महीने के दौरान मुझे इतना पता चला था कि जिस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त
ये अस्पताल चल रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर आज से लगभग 7-8 साल पहले भी ये अस्पताल ऐसे की ऐसे ही चला करता था। लेकिन फिर एक बार इस अस्पताल के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे के बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 7 से 8 सालों के बाद उस अस्पताल का जो मालिक था उसने फिर से उस अस्पताल की मरम्मत करवाकर उसको वापस चालू कर दिया था। लेकिन जब से उसको वापस चालू किया गया था तब से ही वहां पर कुछ अजीब अजीब तरह की हरकतें होने लगी थी। और जिन 7 से 8 सालों के बीच वो अस्पताल बंद पड़ा हुआ था, उस टाइम पर भी उस अस्पताल के अगल बगल में रहने वाले लोगों को उस अस्पताल के ग्राउंड के अंदर से और उसकी छत के ऊपर से किसी की अजीब तरीके से जोर जोर से चीखने की और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। और रात के वक्त तो बहुत से लोगों को कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत तेज और जोर जोर से उस अस्पताल की छत के ऊपर दौड़ रहा है, क्योंकि वो जो अस्पताल था वो कोई बड़ी सिटी के अंदर नहीं था। हालांकि वो एक सिटी ही थी, लेकिन जयपुर और बाकी के जो बड़े बड़े शहर हैं वो शहर उतना बड़ा नहीं था। अब यहाँ पर कुछ कारणों के चलते मैं आप लोगों को उस अस्पताल का नाम और उस शहर का नाम तो नहीं बता सकती जहां पर मैं काम किया करती थी, लेकिन आप लोग ये मान सकते हो कि वो एक छोटा शहर था और उस शहर के अंदर जिस जगह पर वो अस्पताल मौजूद था उसके अगल बगल में कई सारे घर और 2-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। और उन्हीं बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग के अंदर मैं अपना खुद का किराए का कमरा लेकर रहती थी। जब तक मैंने उस लड़की के मुंह से ये सब बातें नहीं सुनी थी तब तक तो उस 1 महीने के दौरान मैंने चाहे उस अस्पताल की तरफ कितनी ही बार रात के वक्त खिड़की से क्यों ना देखा हो, पर मुझे कभी भी कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से रात के वक्त जब कभी भी मेरी नजर गलती से भी अगर उस अस्पताल की तरफ पड़ जाया करती थी तो मुझे उस लड़की की कही हुई वही सब बातें याद आती थी। और उन्हीं सब बातों को याद करके मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती थी, जिसके चलते मैं उस दिन के बाद से हमेशा ही उस खिड़की को बंद रखने लगी थी। लेकिन अब क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो रात के वक्त खिड़की को बंद करने के बाद बाहर की ठंडी ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से मैं सोते टाइम अक्सर उस खिड़की को वापस से खोल दिया करती थी। लेकिन उस दौरान मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ उन अजीब घटनाओं की शुरुआत तो उसी दिन से हो चुकी थी जिस दिन मैंने उस लड़की की उन बातों को सुनकर उन सब बातों का मजाक बनाया था। दरअसल उस दिन के लगभग 4 से 5 दिन बाद जब मैं रात के वक्त अपने उस कमरे के अंदर सो रही थी तो सोते सोते ही मुझे अचानक से उस खिड़की की तरफ से किसी लड़की की अजीब तरीके से करहाकर रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मैं काफी ज्यादा थकान की वजह से नींद में उस आवाज को नजरअंदाज करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन अस्पताल में इधर से उधर चक्कर काटते रहने की वजह से और फिर अस्पताल में आने से पहले कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने की वजह से शाम होते होते मैं पूरी तरीके से थक जाया करती थी। इसी वजह से रात का खाना खाते ही मैं जल्द ही सो जाया करती थी। पर उस रात जब मैं सो रही थी और जब मुझे वो लड़की की अजीब तरीके से करहाकर रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी तो मैं ज्यादा देर तक उन आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर पाती हूँ और कुछ ही देर में उन आवाजों की वजह से मेरी नींद खुल जाती है। पर नींद खुलने के बाद भी मुझे वो आवाज बिल्कुल वैसे की वैसे ही सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कोई भी इस तरीके से करहाकर रो रही है या फिर जिस किसी की भी इस तरीके से ये रोने की आवाज आ रही है वो मेरी खिड़की के बाहर ही मौजूद है। लेकिन फिर ऐसा महसूस करके मैं मेरे मन में सोचती हूँ कि ये बात तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के 7वें माले के ऊपर मौजूद हूँ और मेरी खिड़की के बाहर तो नीचे की तरफ सिर्फ खाली पड़ा हुआ ग्राउंड ही है। तो फिर मुझे मेरी खिड़की के बाहर से इतनी नजदीक से ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है? अब ऐसा सोचते सोचते मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरती हूँ और फिर थोड़ा नींद में ही आंखों को मसलते हुए जब उस खिड़की के पास जाकर खड़ी होती हूँ तो मुझे अपनी खिड़की के बाहर तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। साथ ही खिड़की के बाहर की तरफ जो उस सोसाइटी का ग्राउंड था वो भी पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। अब बाहर की तरफ फैले हुए उस सन्नाटे को देखकर मैं सोचती हूँ कि आज भला ये इतना ज्यादा सूनापन कैसा लग रहा है। पर तभी जब अचानक से पीछे की तरफ पलटने पर मेरी नजर उस कमरे के अंदर लगी हुई दीवार घड़ी के ऊपर जाती है तो उस घड़ी में टाइम देखकर मुझे पता चलता है कि इस वक्त तो रात के 2:30 बजे का वक्त हो रहा है और 2:30 बजे के वक्त तो सोसाइटी के सभी लोग अपने अपने घरों में सो ही रहे हैं। इसी वजह से मुझे बाहर की तरफ इतना ज्यादा सन्नाटा दिखाई दे रहा है।
अब उस टाइम को देखकर मैं भी फिर से वापस अपने बेड पर लेटने के लिए जा ही रही थी कि तभी मुझे एक बार दोबारा से बिल्कुल वैसे ही करहाने की आवाज सुनाई देती है। और इस बार उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जो किसी लड़की की करहाने की आवाज आ रही है वो मेरे जस्ट पीछे उस खिड़की के पास में ही खड़ी हुई है। अब अपने इतना करीब से उस आवाज को महसूस करके मैं काफी ज्यादा डर जाती हूँ। और जब मैं डरते डरते पीछे की तरफ पलट कर देखती हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर जब मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपने 1-2 कदम वापस से खिड़की की तरफ बढ़ाए तो खिड़की के बाहर की तरफ भी कोई नहीं था और ना ही नीचे वाले उस ग्राउंड में कोई था। लेकिन तभी एकाएक ही जब मेरे हाथ उस खिड़की को बंद करने के लिए बाहर की तरफ हुए और उस दौरान जब मेरी नजर सीधा उस अस्पताल की छत के ऊपर पड़ी जो मुझे अपने उस कमरे की खिड़की से ठीक तरीके से दिखाई देता था, तो उस अस्पताल की छत के ऊपर नजर पड़ते ही मुझे दिखाई देता है कि रात के अंधेरे में उस अस्पताल की छत के ऊपर कोई टहल रहा है। और वो जो कोई भी था उसके हुलिये को और पहनावे को देखकर मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि वो कोई लड़की ही है। लेकिन इतनी दूर से देखने की वजह से मुझे ठीक तरीके से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी दोबारा से वो करहाने की आवाज आती है और वो आवाज बिल्कुल उसी तरफ से आ रही थी। लेकिन उस वक्त मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतनी दूर से उस लड़की के करहाने की आवाज मुझे इतना साफ तरीके से और अपने इतना पास से कैसे सुनाई दे सकती है। दरअसल उस वक्त मैं देखती हूँ कि उस अस्पताल की छत के ऊपर कोई लड़की है जिसके सिर के बाल काफी लंबे लंबे हैं और उसके वो सिर के बाल उसके चेहरे पर भी आगे की तरफ आए हुए हैं। पर उस लड़की ने सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद रंग का गाउन पहन रखा था जिसमें वो उस छत के ऊपर इधर उधर टहल रही थी। पर तभी मैं देखती हूँ कि कुछ ही देर में वो लड़की उस अस्पताल की छत के ऊपर इधर से उधर टहलते टहलते ही थोड़ी ही देर में उस अस्पताल की जो छत की दीवार थी उसके ऊपर जाकर खड़ी होती है और फिर मेरी आंखों के सामने ही वो काफी तेज चीखते हुए वहां से धड़ाम से नीचे कूद जाती है। जब वो नीचे कूदती हैं तो वहां से उसके जमीन से टकराने की भी काफी तेज आवाज आती है और उस टकराने की आवाज के साथ ही उसकी वो चीख वहीं की वहीं दब चुकी थी। यानी कि अब उसकी वो चीखने की आवाज आना बंद हो गई थी। लेकिन अब अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखकर मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि मैंने फटाक से उस खिड़की को बंद कर दिया था और फिर मैं भागते हुए अपने बेड के ऊपर आकर बैठ जाती हूँ। उस वक्त मैं उस चीज को देखकर इतना ज्यादा डर चुकी थी कि मेरा शरीर अजीब तरीके से कंपन करने लगा था, क्योंकि उस वक्त मैं मेरे दिमाग में यही सोच रही थी कि शायद वो कोई दिमागी रूप से पागल पेशेंट थी जो उस अस्पताल के अंदर एडमिट थी और रात के वक्त शायद वार्ड बॉय की आंख लग गई होगी और वो अपने बेड से उठकर अस्पताल की छत के ऊपर आ गई होगी। आज उसने अस्पताल की छत से नीचे कूदकर खुद को खत्म कर लिया है और अब सुबह जाने पर मुझे पूरे अस्पताल में यही बात सुनने को मिलेगी कि आज एक दिमागी रूप से पागल पेशेंट ने अस्पताल की छत के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी है। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात सही तरीके से बैठ नहीं रही थी कि इतनी दूर से मुझे उस लड़की की चीखने की और कारखाने की आवाज इतनी अच्छी तरीके से कैसे सुनाई दे रही थी। पर इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते कब मेरी दोबारा से आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है और फिर मैं सुबह होते ही वापस से उठ जाती हूँ। लेकिन उठने के बाद भी मुझे वही सब बातें अपने दिमाग में अच्छी तरीके से याद थी। इसी वजह से मैं मेरे दिमाग में सोच रही थी कि आज तो अस्पताल में जाते ही मुझे सभी लोगों से वही बात सुनने को मिलेगी कि एक लड़की ने छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया है। लेकिन शायद उस वक्त मैं ऐसा बिल्कुल गलत सोच रही थी और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उस दिन अस्पताल में गई, क्योंकि अस्पताल में जाने के बाद सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। ना ही अस्पताल में कोई अफरा तफरी का माहौल था और ना ही मेरे साथ काम करने वाली बाकी की जो नर्स थी उन्होंने मुझे उस चीज के बारे में कुछ बताया था। इसके साथ ही उस अस्पताल के अंदर एक वार्ड बॉय था जिसका नाम महेश था। महेश से मेरी अच्छी खासी पटती थी। इसी वजह से मैं उस दिन थोड़ा महेश के पास पास ही रहकर काम कर रही थी ताकि मौका मिलते ही वो मुझसे उस चीज के बारे में बात करे। पर ताज्जुब की बात यह थी कि महेश भी उस दिन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही ना हो। लेकिन फिर जब किसी ने भी मुझे उस चीज के बारे में नहीं बताया और मुझसे कोई चर्चा नहीं की तो फिर मैं उस अस्पताल के बाहर की तरफ जाकर इस कोने की तरफ जाने लगती हूँ जिस कोने की छत के ऊपर से कूदकर उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने रात के वक्त ही खुद को खत्म किया था।
पर जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगी तो मुझे दिखाई दिया कि पीछे की तरफ जाने से पहले ही वहां पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ है और उस लोहे के गेट के ऊपर एक मोटा सा जंग लगा हुआ ताला लटका है और उस ताले के ऊपर ही एक लोहे का बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर उस अस्पताल के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना किया गया था। अभी मैं वहां पर खड़ी खड़ी उस गेट को और उस बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको देख ही रही थी कि तभी अचानक से ही मुझे पीछे से उस अस्पताल के गार्ड की आवाज सुनाई देती है। वो गार्ड वहां आकर मुझसे कहता है कि अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हो? अब उस गार्ड के ऐसा पूछने पर मैं उससे कहती हूँ कि मुझे थोड़ा अस्पताल के पीछे की तरफ जाना है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो गार्ड मुझसे कहता है कि आपका दिमाग तो सही है, आपको पता नहीं है कि इस अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में जाना बिल्कुल सख्त मना है। अब जैसे ही उस गार्ड ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे पूछती हूँ कि भला ऐसा क्यों है? इस अस्पताल के पीछे की तरफ जाने के लिए सभी लोगों को मना क्यों किया गया है? तो मुझे इस बात का कोई भी जवाब दिए बिना ही वो गार्ड मुझे वहां से वापस अंदर की तरफ भेज देता है और जाते जाते मुझसे कहता है कि गलती से भी दोबारा से इस अस्पताल के पीछे की तरफ जाने की सोच भी मत लेना, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसके बारे में तुमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब उस दिन मुझे उन सब के उस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं मेरे मन ही मन में ये सोच रही थी कि आखिर कोई मुझसे उस लड़की के सुसाइड करने के बारे में कुछ बात क्यों नहीं रहा, पर शायद वो लोग मुझे तब बता पाते जब उनको खुद को उस बारे में कुछ पता होता, क्योंकि उस वक्त मैंने जिस लड़की को उस अस्पताल की छत से कूदकर अपने आप को खत्म करते हुए देखा था वो तो बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुकी थी, यानी कि वो पहले ही मर चुकी थी। तो फिर अगर वो पहले ही मर चुकी थी तो वहां पर जब वो मुझे उस अस्पताल की छत के ऊपर टहलती हुई दिखाई दे रही थी तो क्या वो उसकी भटकती हुई आत्मा थी या फिर वो कुछ और ही था? इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। दरअसल उस दिन जब ये सब कुछ हुआ तो शाम को वापस अपने कमरे पर लौटते टाइम मुझे उस अस्पताल के मैनेजमेंट के द्वारा बुलाया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि कल से तुम्हारी नाइट शिफ्ट लग रही है। अब जैसे ही उन लोगों ने मुझसे ये बात कही तो उनके मुंह से ये बात सुनते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो मैंने पहले से ही मेरे साथ में काम करने वाली उस नर्स के मुंह से उस अस्पताल के बारे में उन सब भूतिया बातों को सुन लिया था और कल रात को ही मैंने इस अस्पताल की छत के ऊपर से किसी लड़की को कूदते हुए देखा था। तो अब उन सब चीजों की वजह से मैं उन लोगों से नाइट शिफ्ट करने के लिए साफ साफ मना कर देती हूँ। तो मेरे मुंह से वो बात सुनकर वो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा दिन तक नाइट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम सिर्फ 2 हफ्ते तक ही नाइट शिफ्ट कर लो, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट का स्टाफ है उनमें से कुछ 1-2 लोगों की शादी है जिसकी वजह से वो लोग थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर अपने घर पर चले गए हैं। अब जब उन लोगों ने मुझसे ऐसी बात कही तो लास्ट में जाकर मुझे उन लोगों की बात माननी ही पड़ती है। फिर उस दिन उन लोगों से नाइट शिफ्ट करने का कहकर मैं अपने कमरे पर लौट तो आई थी, लेकिन कमरे पर लौट आने के बाद पूरे टाइम मैं अपने दिमाग में यही सब बातें सोच रही थी कि कहीं नाइट शिफ्ट के दौरान मेरे साथ उस अस्पताल के अंदर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर वापस से मेरे अंदर का वही साइंस वाला बच्चा जाग जाता है और मैं खुद को थोड़ी हिम्मत देते हुए कहती हूँ कि जो होगा वो देखा जाएगा, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। और कल रात को जो मैंने उस अस्पताल की छत पर देखा था वो शायद मेरे मन का वहम था। हो सकता है मैं नींद में थी और नींद की वजह से मुझे ऐसा लगा होगा कि जैसे उस अस्पताल की छत के ऊपर कोई टहल रहा है और वो कोई लड़की है जो फिर बाद में छत से नीचे कूद गई है। अब खुद को इस तरीके से सांत्वना देते हुए मैं अपने आप को अगले दिन से उस अस्पताल के अंदर नाइट शिफ्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन से जो मेरे साथ होने वाला है वो कितना ज्यादा भयानक और खतरनाक हो सकता है। अब अगले दिन जब मैं शाम के 7 बजे के वक्त उस अस्पताल के अंदर पहुंची तो वहां पहुंचते ही मुझे वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है। बाकी के दिनों जब मैं दिन के वक्त शिफ्ट करती थी तो मैं शाम के 6 बजे ही अपनी शिफ्ट को खत्म करके कमरे पर लौट आती थी। लेकिन आज जब मैं शाम के 7 बजे के वक्त नाइट शिफ्ट करने के लिए वहां पर पहुंची तो मुझे दिखाई दिया कि उस अस्पताल का जो ग्राउंड था वो पूरी तरीके से खाली खाली सा दिखाई दे रहा था।
दिन के वक्त उस अस्पताल के अंदर जितने पेशेंट रहते थे, अब रात के वक्त उनके आधे से भी ज्यादा पेशेंट वहां पर नहीं थे। उस चीज को देखकर जब मैंने इधर उधर अस्पताल के ही स्टाफ को तलाशने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उस रात उस पूरे अस्पताल के अंदर सिर्फ 2 ही स्टाफ हैं, जिनमें से एक मैं थी और एक वो महेश नाम का वार्ड बॉय था। अब हम दोनों को ही पूरी रात उस अस्पताल के अंदर जो 20 से 25 पेशेंट थे उनको देखना था, क्योंकि जो डॉक्टर लोग थे वो तो सुबह के वक्त ही आते थे, रात के वक्त सिर्फ किसी इमरजेंसी में ही उनको आना पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब मैं अंदर की तरफ गई तो मुझे महेश दिखाई दे जाता है। अब जैसे ही मुझे महेश दिखाई देता है तो उसको वहां पर देखकर मुझे थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि इस बात का पता तो मुझे बाहर की तरफ शिफ्ट बोर्ड पर लगे हुए पर्चे को देखकर ही चल गया था कि आज की नाइट ड्यूटी में सिर्फ मैं और महेश ही रुके हुए हैं। अब जब मुझे महेश दिखाई दे जाता है तो मैं उसके पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये सब क्या है, बाकी का स्टाफ कहाँ गया और कोई भी डॉक्टर इस वक्त मौजूद क्यों नहीं है। तो वो मुझसे कहता है कि इन सब लोगों ने आज अपने को ही यहाँ इस मुसीबत में डाल दिया है। कल रात को इस अस्पताल के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो नाइट शिफ्ट वाला स्टाफ था वो यहाँ से काम छोड़कर भाग गया है। अब जैसे ही महेश ने मुझसे ये बात कही तो मुझे कल रात को जो कुछ मैंने उस अस्पताल के अंदर उसकी छत के ऊपर देखा था वो सब कुछ याद आता है। और अब महेश की बातों को सुनकर और उन सब चीजों को याद करके मुझे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था वो ना ही तो कोई मेरे मन का वहम था और ना ही मैंने वो सब चीजें नींद में देखी थी, बल्कि शायद उस रात हकीकत में ही अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सभी के सभी नाइट शिफ्ट में काम करने वाले स्टाफ के लोग उस अस्पताल से अपनी नौकरी छोड़कर भाग गए थे। पर अब ना ही तो उस घटना के बारे में मुझे पता था और ना ही महेश को पता था कि आखिर आज से 1 रात पहले इस अस्पताल के अंदर क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने इन सब बातों के बारे में महेश से और ज्यादा पूछने की कोशिश की तो वो मुझसे कहता है कि अपना दोनों के लिए भलाई इसी में है कि अपन कैसे भी करके आज की ये रात निकाल लें और कल से अपन भी इस अस्पताल के अंदर नाइट शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारी नौकरी नहीं है। जब महेश ने मुझसे ऐसी बात कही और जब मैंने उसको इतना ज्यादा डरा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी कि जरूर बात कुछ जरूरत से ज्यादा ही गंभीर है। इसी वजह से मैं उससे कहती हूँ कि मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं पर भी अलग से किसी भी वार्ड के अंदर पेशेंट को देखने के लिए नहीं जाऊंगी। तो मेरे मुंह से जब महेश ने ये बात सुनी तो वो मुझसे कहता है कि मैं तो खुद ही अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं अकेला कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब एक दूसरे से इस तरह की बातें करते करते ही हम दोनों बिना कुछ देखे ही इतना ज्यादा डर चुके थे कि अब हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम आईसीयू वार्ड में जाकर पेशेंटों की हालत को देख सके। हम दोनों तो सिर्फ हमारा जो ऑफिस का कमरा बना हुआ था उसी के अंदर बैठे हुए थे, पर तभी अचानक से ही हम दोनों को एक वार्ड के अंदर से किसी पेशेंट की कराहने की आवाज आने लगती है। जैसे ही हम दोनों को वो आवाज सुनाई देती है तो हमें लगता है कि शायद किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो गई है। इसी वजह से हम दोनों वहां से उठकर उस वार्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अस्पताल के उस गलियारे से होते हुए उस वार्ड की तरफ जाते जा रहे थे वैसे वैसे ही वो कराहने की आवाज हमसे दूर जाती जा रही थी। यानी कि हम हर एक वार्ड की तरफ झांक कर देखते हुए जा रहे थे, लेकिन हमें किसी भी वार्ड के अंदर वो पेशेंट नहीं मिल रहा था और हर एक वार्ड के अंदर बेड्स पर सिर्फ 2 से 4 पेशेंट ही लेटे हुए थे और वो सारे के सारे अच्छी खासी नींद में थे। लेकिन उस कराहने की आवाज की वजह से उनमें से किसी की भी नींद नहीं खुल रही थी और ये बात हम दोनों को ही काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। फिर उस पूरे गलियारे में जाकर घूमने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ट्रेन लेते हैं तो अब सामने की तरफ एक बहुत पुराना वार्ड था जिसके अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था। पर जैसे ही हम दोनों वहां पर पहुंचे तो उस घुमाव में उस मोड़ से थोड़ा टाइम पहले पहुंचते ही उस वार्ड के अंदर अपने आप ही लाइट जलने लगती है। उस वक्त हमारी आंखों के सामने वो लाइट अजीब तरीके से झपनपहाट कर रही थी और उस झपनपहाट के साथ ही हमें उस वार्ड वाले कमरे के अंदर से वो कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा पाती, महेश वहीं की वहीं मेरा हाथ पकड़ लेता है और अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए मुझे उस तरफ न जाने का इशारा करता है। जब महेश ने मुझे वैसा इशारा किया तो मैं उसे आंखों से इशारा करके पूछती हूँ,
कि वो मुझे उस तरफ जाने के लिए मना क्यों कर रहा है। तो मेरे द्वारा ऐसा इशारों में पूछने पर महेश मुझे वहां से वापस पीछे की तरफ थोड़ा दूर लेकर आता है और फिर मुझसे कहता है कि तुझे शायद पता नहीं है कि उस तरफ का वो जो वार्ड है वहां पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो वार्ड तो पिछले 8 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। आज से 8 साल पहले जिस वक्त इस अस्पताल के अंदर वो घटना हुई थी, उस घटना के होने के बाद उस वार्ड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और मैंने सुना है कि इस वक्त जिस तरीके से अपन दोनों को उस वार्ड के अंदर से किसी की करहाने की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक उसी तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बाकी के लोगों को भी उस वार्ड की तरफ से किसी की अजीब तरीके से दर्द में करहाने की आवाजें सुनाई देती थी। अब जब मैंने महेश के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उससे कहता हूं कि यार हो सकता है सच में ही किसी पेशेंट को उस तरफ शिफ्ट किया गया हो और अभी उसको हमारी जरूरत हो सकता है वो किसी तकलीफ में हो, तो एक बार अपने को उस तरफ जाकर जरूर देखना चाहिए। अब मेरे मुंह से ये बात सुनते ही महेश मुझसे कहता है कि तू पागल मत बन, उस वार्ड की तरफ किसी को भी शिफ्ट नहीं करते हैं। यहां तक कि इस गलियारे के आगे की तरफ घुमाव में घूमते ही उस तरफ पिछले 8 साल से कोई नहीं गया है। तुझे खुद को 1 महीना यहां पर काम करते हुए हो गया है, तो क्या 1 महीने के टाइम के दौरान दिन के वक्त तुझे कभी भी उस तरफ किसी पेशेंट को देखने के लिए कहा गया था? अब जैसे ही महेश ने मुझसे ये बात पूछी तो मैं उसे ना में सिर हिलाती हूं, क्योंकि वो जो बातें मुझसे कह रहा था वो बिल्कुल सही थी। उस वार्ड की तरफ दिन के टाइम काम करते वक्त मैं कभी भी नहीं गई थी, तो ऐसे में अब मैं महेश की बात मान लेती हूँ और उस करहाने की आवाज को नजरअंदाज करके मैं और महेश वापस से उस गलियारे से अपने ऑफिस की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं और महेश उस गलियारे से अपने ऑफिस की तरफ वापस लौटने लगे थे, वैसे वैसे ही उस वार्ड के अंदर से वो जो किसी की करहाने की आवाज आ रही थी, उस आवाज का स्तर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो कोई भी करहा रहा है उसको इस बात का पता चल गया हो कि हम उसके पास नहीं आ रहे हैं, और शायद हमारे वहां से वापस लौटने के साथ साथ उसका जो दर्द है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। अब जब हमने वो चीज महसूस की तो एक बार फिर से हमारे कदम वहीं की वहीं रुक जाते हैं और मैं महेश से कहती हूं कि अपने को एक बार उस तरफ चलकर जरूर देखना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर महेश मुझसे कहता है कि अगर तुझे